ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने कहा था कि टुडे वी विल बी डूइंग गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एंड उसके बेस पे विल डू सम प्रॉब्लम्स, राइट। सो कुछ टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है आपके, और कुछ हम जो है नीट और जेडब्ल्यू क्वेश्चंस करेंगे ऑन दिस टॉपिक ऑनली, राइट, टुडे, ठीक है। सो टुडेज लेक्चर इज ओनली ऑन गॉस लॉ। ओके, अभी ये जो गॉस लॉ टॉपिक है, ये मैंने कहा था क्लास 11th में ही हमको था ये टॉपिक, राइट, बट इट वाज इन रिड्यूस सिलेबस लास्ट ईयर, तो मैंने करवाया था वैसे, ठीक है, बट ठीक है, नहीं आता तो बताते हैं क्या है गॉस लॉ। नाउ गॉस लॉ, व्हाट दिस गॉस लॉ डिफाइन, अभी इन्होंने एक बात कही थी, अगर मान लो हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, एनक्लोज चार्ज, एनक्लोज चार्ज मतलब द चार्ज इज इनसाइड सम बॉडी, ठीक है, किसी बॉडी के अंदर वो चार्ज है, सो आई कैन से लाइक दिस, एंड यू कैन टेक द एनी शेप बॉडी, कोई भी शेप बॉडी ले सकते हो, जैसे मान लो ये एक चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज क्यू है, पॉइंट चार्ज जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज माय पॉइंट चार्ज, एंड इस पॉइंट चार्ज को आप किसी भी एक शेप बॉडी के अंदर अगर ले लो, ठीक है, मान लो मैंने एक ऐसे शेप की कुछ भी एक बॉडी ले ली, ठीक है, तो इस बॉडी से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा, राइट, अभी लास्ट क्लास हमने फ्लक्स पढ़ा था, उस वीडियो में भी, लास्ट वीडियो में भी हमने उसको जो है कंटिन्यू, जिसलिए बोला था देख क्या हो वीडियोस, राइट, ठीक है, जिसने नहीं देखा है फ्लक्स बता देता हूं मैं क्या होता है। सो हाउ वी राइट फ्लक्स, यस, फॉर्मूला क्या था उसका, ई डॉट ए है ना, क्या था, ई डॉट ए, एंड व्हेन यू रिमूव दिस डॉट प्रोडक्ट यू कैन राइट इट एज ई ए cos theta, right, where theta is the angle between E and A. So your flux will be maximum when the angle is 0 degree because it's dot product. तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, अगर एंगल इनके बीच में 90 हो गया तो फ्लक्स विल बी 0, तो फ्लक्स मैक्सिमम तभी होगा जब हमारा थीटा क्या होगा, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने ये, तो गॉस लॉ वी आर अंडरस्टैंडिंग, राइट, मैं भी क्लास 11th का बता रहा हूँ, क्लास 12th में देयर आर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, क्या है, एप्लीकेशंस, राइट। सो फर्स्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग गॉस लॉ। तो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, दिस कैन बी एनी चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। सो अगर एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज से जो फ्लक्स बाहर निकल रहे हैं, कहाँ से, इस बॉडी के थ्रू, एनी शेप बॉडी, तो यहां से जो फ्लक्स बाहर निकलेंगे वो फ्लक्स कितना होगा, सो दैट फ्लक्स विल बी, तो आई कैन से दैट द टोटल फ्लक्स, टी मतलब total flux coming out of this body will be equal to the total charge enclosed in the body, right, the total charge enclosed in the body divided by epsilon naught, divided by, इसको डिराइव किया था क्लास 11th में, now we are not doing the derivation because हमें सिर्फ इसकी जरूरत है और इसके एप्लीकेशन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। so what is this total flux, that the total flux क्या होगा, total charge enclosed, so I can say total charge enclosed in the body, any shape body divided by, now the question here is that, question यहाँ पर ये है कि क्या सर अगर हम कोई भी शेप बॉडी लेंगे तो मेरा टोटल फ्लक्स यही होगा, अगर मैं इसी चार्ज को, द सेम चार्ज व्हाट आई हैव राइट नाउ, अगर मैं इसी चार्ज को एक मान लो स्पीयर लेता हूँ, उसके अंदर रख देता हूँ इसी चार्ज क्यू को, जो इसकी वैल्यू है, अगर मैं इसी चार्ज को मान लो मैंने एक सिलेंडर ले लिया, राइट, उसके सेंटर में मैंने इस चार्ज क्यू को रख दिया, ओके, या फिर हमने कुछ एक क्यूब ले लिया, राइट, उसके सेंटर में हमने इस चार्ज क्यू को रख दिया, सो क्या सर हर बार हमारा टोटल फ्लक्स यही होगा, द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। टोटल फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज जस्ट अ electric lines of force coming out of it, so that depend on my charge ना, that do not depend on my shape of the body, वो बॉडी के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, टोटल फ्लक्स इस पे डिपेंड करेगा सिर्फ, बट यस इफ समवन आस्क यू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, दैट विल बी डिफरेंट, व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना, इफ डिस्टेंस चेंजेस, सो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगी,
वो डिफरेंट होगी, बट फ्लक्स जो है इस पूरे बॉडी का वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो जैसे कि मान लो अगर मैंने एक स्फीयर लिया, एक पॉइंट चार्ज लिया, ठीक है। अच्छा, अभी हम ना बोलते हैं गॉसियन सरफेस, अभी मैं वर्ड हम आज यूज करने वाले हैं क्या, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मीनिंग क्या होता है? अब जैसे मान लो कंसिडर मी एज अ चार्ज बॉडी, ठीक है। तो एक चार्ज बॉडी क्या करेगा, वो चार्ज हर डायरेक्शन में एलिमिनेट करेगा, है ना। जैसे अगर मैं एक चार्ज बॉडी, मान लो मैं एक आई एम अ रॉड, राइट, और हम मेरे ऊपर बहुत सारे चार्जेस है, तो मैं इधर भी चार्ज छोड़ रहा हूँ, यहाँ भी चार्ज छोड़ रहा हूँ, यहाँ भी छोड़ रहा हूँ, इस तरफ भी छोड़ रहा हूँ, पूरा 360, राइट। हर जगह मेरा चार्ज जो है क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही ये पॉइंट चार्ज, तो इसके भी चार्जेस क्या होंगे, हर जगह स्प्रेड होंगे पूरे 360 डायरेक्शन में। तो अगर मान लो मैंने बोला कि कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, नाउ व्हाट इज गॉसियन सरफेस? वो एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो आप खुद ड्रॉ करते हो, होता नहीं है, वी आर कंसिडरिंग। मान लो मैंने मेरे आगे मेरे इस डिस्टेंस से मैंने 1 मीटर पे एक ऐसे सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, हॉलो सिलेंडर, क्या, और फिर मैं ये चेक करता हूं कि उस हॉलो सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है, उस हॉलो सिलेंडर से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बाहर निकल रही है एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो वैसे ही मान लो अगर ये मेरा चार्ज है, ठीक है, अभी इस चार्ज से मैंने क्या किया, मैंने मान लो एक डिस्टेंस स्मॉल कैपिटल आर लिया, और इस डिस्टेंस से मैंने क्या किया, एक स्फीयर बनाया। कैसा स्फीयर बनाया? ये जो सरफेस मैंने ड्रॉ किया है इसको हम बोलेंगे गॉसियन। तो दिस इज इमेजिनरी सरफेस, वो एक इमेजिनरी सरफेस है जो हम खुद ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम खुद ड्रॉ कर रहे हैं एक डिस्टेंस आर पे। तो इस पॉइंट से जो भी मेरा फ्लक्स बाहर निकलेगा, व्हाट फ्लक्स, क्या है, टोटल फ्लक्स। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस विल बी सेम। ये मेरा चार्ज है Q, तो दैट विल बी Q बाय। अच्छा, अगर मैंने इस गॉसियन सरफेस का रेडियस बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, मैंने मान लो इसको इतना बड़ा कर दिया, मैंने ये मेरा गॉसियन सरफेस बना दिया एट अ डिस्टेंस लेट से स्मॉल r, तो इस पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा वो कितना होगा, ऑब्वियसली वो भी सेम ही होगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस r, ठीक है। अच्छा, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि फ्लक्स जीरो हो जाए? हाँ, वो 90 को छोड़ देते हैं अगर हम, उसके अलावा अगर कोई प्रोबेबिलिटी है फ्लक्स जीरो की। अभी हम बस चैप्टर का एक गॉस का ये देख रहे हैं, ठीक है, हम आते हैं उस पर। ठीक है, वी कंसिडर वन थिंग, अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है तो फ्लक्स जीरो है। दूसरा और कोई चांसेस है फ्लक्स जीरो होने के? डिस्टेंस से तो इंडिपेंडेंट है। ओके, चलो देखते हैं। मान लो ये मैंने मेरा एक स्फीयर लिया हमने, बड़ा मैं ना चार्ज इसके अंदर नहीं, मैं इसके बाहर ले रहा हूँ। कहाँ पे ले रहा हूँ? मैंने एक चार्ज Q जो है कहाँ लिया, आउटसाइड ऑफ द एनक्लोज्ड बॉडी। क्लोज्ड बॉडी के मैंने बाहर क्या लिया, चार्ज लिया। अब इस क्लोज बॉडी के जब मैं बाहर चार्ज लेता हूं, नाउ यू जस्ट सी, यहां से जो फ्लक्स निकलेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स निकलेंगे हर डायरेक्शन में होंगे, यहां भी जाएंगे, 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 यहां भी, यहां भी, यहां भी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हर डायरेक्शन में, जैसा हमने कहा था, अगर एक चार्ज बॉडी तो हर डायरेक्शन में चार्ज। नाउ सी, इन दिस केस the total flux which is going inside the body, right, is equal to the total flux going outside the body. तो जितना अंदर आया उतना ही। अच्छा, जब किसी बॉडी में फ्लक्स अंदर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव, याद है? एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहां से इलेक्ट्रिक, ये चार्ज बॉडीज है, ऐसे जा रहे हैं ना,
तो मैंने बताया था एक स्फीयर, इसको कंसीडर करो, एक स्फीयर, इसको तो यहाँ से चार्ज बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज अंदर जा रहा है, तो यहाँ चार्ज अंदर जा रहा है तो मैं उसको फ्लक्स को नेगेटिव कंसीडर करूंगा। यहाँ से चार्ज फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसको मैं, तो जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव, इसको इधर लेके आओ, सब क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, सो द टोटल फ्लक्स कमिंग इन इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स गोइंग आउट, देयरफॉर फॉर दिस बॉडी, अच्छा एक क्वेश्चन और, ये जो बॉडी मैं ले रहा हूं ये बॉडी कैसा होगा, कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग? यू कैन टेक बोथ, बट बेसिकली जब हम कंडक्टिंग बॉडी लेते हैं, कंडक्टिंग मतलब फिर एक मेटल हो जाएगा वो, और हमने सीखा है कि किसी भी, याद है मैंने लास्ट टाइम बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब पास होता है तो अगर एक मेटल है तो उसके अंदर से पास नहीं होता है, वो ऐसे बाहर, वो बाहर नहीं, तो किसी भी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, तो इसका मतलब सर अगर एनी शेप बॉडी कंसिडर करूं तो मुझे अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मुझे इसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बट फिलहाल के लिए ये मेरे सारे गॉसियन सर्वेज है, माई इमेजिनरी, ठीक है। बट अगर हम किसी बॉडी की बात भी करते हैं एंड वी वांट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट, देन वी नीड इट अ नॉन कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है। तो अगर ये कंडक्टिंग बॉडी होता तो वैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती ही नहीं, ठीक है। ओके, तो समझ में आया, यहाँ पे हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर टोटल फ्लक्स हमारा ऐसे केसेस में जीरो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, इस पॉइंट पे टोटल फ्लक्स, इस बॉडी में टोटल फ्लक्स जीरो है, कोई बता सकता है इस बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इस बॉडी में टोटल फ्लक्स कितना है? तो ये कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग? हाँ, अभी आप वो कंडक्टिंग कंडीशन छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि इसमें टोटल फ्लक्स, नॉन कंडक्टिंग पकड़ के चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर टोटल फ्लक्स कितना है मैंने कहा, तो बताओ इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। कितना होगा? वो फॉर्मूले से काट करना पड़ेगा, I डिवाइड बाय एरिया। अच्छा, क्या वो जीरो होगा? नहीं, वो जीरो होगा? यस गर्ल्स, जीरो नहीं ना। इधर से सुनने हैं मुझे, तो नहीं बोल रही, इनका क्या है? जीरो नहीं होगा, मानसी बोल रही है, ठीक है। सो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वो नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग भी हो, नॉन कंडक्टिंग, उससे मतलब नहीं, बट हमें इतना पता है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां पर भी होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना, हाँ। इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। अगर नॉन कंडक्टिंग हुआ तो इसके अंदर नहीं होगा पर बाहर होगा, नॉन कंडक्टिंग है तो इसके अंदर भी होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख लेना इसको, क्या लिखोगे नोट में, इफ फ्लक्स इज जीरो इट डज नॉट implies that electric field is, but if electric field is zero, so it implies that flux is, क्या बात समझ में आई? क्या बात सबको समझ में आई? अभी ये जैसे एक इंट्रोडक्टरी है तो आप इसको अपने हिसाब से एक एज अ रफ ले लो, बाकी हम डेरिवेशंस वगैरह करने ही वाले हैं सारे। ये समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे? अगर फाई जीरो रहेगा तो फ्लक्स जीरो, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, हाँ। क्योंकि फ्लक्स जीरो होने के चांसेस हो सकते हैं, बराबर। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो फ्लक्स डेफिनेटली जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी होगी जब कोई चार्ज ही ना हो, राइट? ओके, गेटिंग इट एवरीवन, ठीक है। ओके, सो अगर मैंने मान लो ऐसे कंसिडर किया, ये एरेज कर दो इतना पार्ट, अभी फिलहाल ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं ना, ये आप टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो अपने ऊपर नीचे, ठीक है, वहां पे ये बना लो छोटा सा, वहां पे लिख दो, या नोटबुक में लिखना चाहते हो तो नोटबुक में ही लिख लो, ठीक है। ओके,
ठीक है, आई एम रेजिंग होल बोर्ड। ठीक है, आपको पता है इसी टॉपिक के ऊपर JEE में क्वेश्चन आया था 2014 में, बताता हूं मैं। ओके, ये रहने देते फिलहाल के लिए। ओके, सो अभी देखो, मान लो मैंने एक एनी शेप बॉडी ले लिया, इसके अंदर मैंने एक चार्ज लिया Q1, लेट से प्लस Q1, एक दूसरा चार्ज लिया, ये माइनस ले लेता हूं, माइनस Q2, ठीक है, और एक मैंने चार्ज ले लिया Q3, लेट से ये चार्ज प्लस है। ओके, सो हाउ यू विल रिप्रेजेंट द टोटल फ्लक्स इन दिस केस? यहां पे टोटल फ्लक्स कितना होगा? डेफिनेटली फ्लक्स जो आएगा वो सिर्फ Q1 और Q2 की वजह से आएगा, इससे तो आएगा नहीं, क्योंकि अभी हमने बोला फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? एनक्लोज बॉडी के अंदर कितने चार्जेस है उसके ऊपर, बाहर चार्जेस है उनसे हमें लेना देना नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली सबट्रैक्ट होंगे, जो भी उनकी एक वैल्यू आएगी, तो आई कैन से दैट द टोटल फ्लक्स इन दिस बॉडी विल बी, क्या था फॉर्मूला? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आई कैन राइट Q1 माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, डिवाइड बाय, ये मेरा हो जाएगा टोटल फ्लक्स। ओके, अंडरस्टूड? अच्छा, मान लो मैंने यहाँ पे एक एरिया कंसिडर किया, छोटा सा एरिया, राइट। अब मैंने कहा इस छोटे से एरिया से जो है मेरा दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर आ रहा है इन चार्जेस की वजह से। क्या बाहर आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो फील्ड होता है ना, फील्ड का भी डायरेक्शन होता है, राइट। सो इन चार्जेस की वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाहर आ रहा है। सो कैन यू टेल मी एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी माय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अच्छा, ओके, किस किस चार्ज पे डिपेंड करेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज पे डिपेंड करेगा? The net electric field at this point will depend on Q1, Q2 and Q3, तीनों पे डिपेंड करेगा वो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई, इसका भी तो फील्ड आएगा यहाँ पे। देखो, फ्लक्स अलग है। फ्लक्स क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ दिस टू चार्ज। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका भी आ रहा है, और क्योंकि अभी हम फ्लक्स की बात नहीं कर रहे ना, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो सारे चार्जेस पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? बट वी टॉक अबाउट फ्लक्स, तो दैट डिपेंड ओनली द चार्ज एनक्लोज इन द बॉडी। क्या कहा हमने? अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे तो वो सिर्फ डिपेंड करेगा चार्ज एनक्लोज इन द बॉडी, एंड इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड सो इट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग इट। अब देखो, इस पे JEE का क्वेश्चन था, मैं अभी क्वेश्चन रीड कर रहा हूं तुम लोग को। सी, ऐसा क्वेश्चन था, कंसिडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर। तो आपको ऐसा एक फिगर दिया हुआ है, राइट। इसमें एक लिया है प्लस Q1, एक लिया है माइनस Q1, और यहाँ पे एक लिया है Q2, ठीक है। और क्या बोला है? व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस, कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा ओवर द सरफेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, राइट। तो JEE 2014 में बोले क्वेश्चन था, सिंपल इतना। तो ऑप्शंस क्या थे? ऑप्शन था Q2 ओनली द चार्ज पॉजिटिव, ओनली द पॉजिटिव चार्ज, ऑल द चार्जेस, या फिर Q1 एंड ये माइनस Q1 और प्लस Q1। तो क्या है इसका आंसर? ऑल द चार्जेस। अभी पढ़ा तो सिंपल लग रहा है ना बाबू? हाँ, मैं क्या हो रहा हूँ, पढ़ के जाओगे तो सिंपल है हर चीज, ठीक है। सोचो, तो थिंग्स आर इजियर बट यू हैव टू डू। तो मैं आपको पहले, जितने लोग JEE प्रिपेयर कर रहे हैं, डोंट गो फॉर एवरीथिंग, सब करने जाओगे कुछ नहीं होगा। बट जो मेजर, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, डेफिनेटली 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे।
रोटेशनल डायनामिक्स डेफिनेट क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन है, अगर हम हीट वगैरह की बात करें उसमें से हार्डली एक क्वेश्चन आया है, नहीं तो नहीं आता है, थर्मोडायनामिक्स राइट। तो जो टॉपिक्स कम मेजर है तो उन पे ज़्यादा सर मत फोड़ो, ठीक है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस है भी या नहीं भी है। टोटल 25 क्वेश्चन ही आने वाले हैं ना, कितने 25। अभी 25 क्वेश्चन में अपने पास फिजिक्स में टॉपिक की बात करें तो 32 टॉपिक है, टोटल टॉपिक कितने 32 राइट, 30 से लेके 32 तक टॉपिक है। अभी हर एक से एक तो डाल नहीं रहे, कुछ टॉपिक ऐसे जिनमें से 2-2 3-3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही हो गया, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी मैं कैपेसिटेंस पे आऊँगा, कैपेसिटेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट है उसमें 2-2 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, एसी करंट है, ईएमआई है, ईएमआई ऑल्सो मेजर चैप्टर है राइट, उसमें से 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब बड़े बड़े चैप्टर ही 2-2 3-3 क्वेश्चन ले लेते तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाता है, अगर हम 10 टॉपिक कंसिडर करें और हर 10 टॉपिक से अगर 2-2 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। तो बचे वो 5 क्वेश्चन कहाँ से, जो लीस्ट टॉपिक्स हैं वहाँ से वो 5 क्वेश्चन में से कुछ एक आध क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं। तो फोकस ऑन दैट टॉपिक जो है, मैं बताऊंगा तुमको कौन कौन से एक दिन, बट अभी जो कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, समझा क्वेश्चन क्या था ये। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिपेंड होगा वो डिपेंड होगा ऑल द चार्जेस, ओके ठीक है। अच्छा, अभी मुझे तुम्हें आगे का पार्ट लेने से पहले, मतलब जो आपका डेरिवेशन वगैरह वाला पार्ट है वो कराने से पहले आपको याद है सरफेस चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज, ये मैं इरेज कर दूं, हाँ ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी वगैरह याद है कुछ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही था। देखो क्या होता है, हमारे पास जो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये एक छोटा सा टॉपिक है जो भी हमें यूज होने वाला है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं आपको बताने के लिए सिर्फ। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, किसी भी बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है, मतलब भाई मैं चार्ज को कैसे रखूंगा, ठीक है, 2 ही तरीके हैं, या तो डिस्क्रीट रख सकते हो या तो कंटिन्यूस रख सकते हो। डिस्क्रीट मतलब रैंडमली एनीवेयर यू आर लाइक पुटिंग दी चार्जेस, कंटिन्यूस मतलब जैसे अगर ये रॉड है, ये रॉड है तो इसमें कंटिन्यूस चार्ज होंगे मेरे, ठीक है, ये अगर एक रॉड है एक स्फीयर है तो उसके ऊपर भी कंटिन्यूस चार्जेस होंगे हमारे पास राइट। तो 2 ही तरीके हैं, या तो कंटिन्यूस है या तो डिस्क्रीट वाला हमने क्लास 11th में ही किया था, कंटिन्यूस भी क्लास 11th में किया था। डिस्क्रीट में क्या होता है, चार्जेस मेरे ऐसे रैंडमली होते हैं, तो हम इनका ना समेशन लेते हैं, इनका हम क्या करते हैं, हाँ, तो हमने याद है इसको बोला था सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, क्या बोला था, हाँ, तो आई डोंट नो यू रिमेंबर और नॉट, बट इसको फिर हम समेशन करके निकालते थे, ठीक है। दूसरा था हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लो इफ आई हैव अ रॉड, ठीक है, और इस रॉड के ऊपर चार्जेस हैं, कंटिन्यूअस चार्ज, मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, इसको हम रिप्रेजेंट करते थे लैम्बडा से। किससे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके लिए, रॉड के लिए राइट, लैम्बडा। तो लैम्बडा इज टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लेंथ है ना ये, तो टोटल चार्ज पर अगर यही एक एरिया होता, क्या होता, मान लो कोई एरिया है, कोई शीट है, अब इसके ऊपर भी चार्जेस होंगे, तो इसका सिंपल क्या आ जाएगा, तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे सिग्मा से। किससे, सिग्मा इज अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लिख देता हूं मैं, लैम्बडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज, क्योंकि ये सरफेस एरिया ना, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, सिंपल। सिमिलरली अगर हम कोई वॉल्यूम लेते हैं, क्या लेते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा होगा, मान लो मैंने एक कोई
सिलेंडर ले लिया या फिर मैंने एक स्पीयर ले लिया, राइट, हॉलो स्पीयर नहीं है, सॉलिड स्पीयर है, ठीक है, तो इसके ऊपर ही सिर्फ चार्ज नहीं है, इसके अंदर भी चार्ज, राइट। तो अगर मैंने कहा कि एक मैंने सॉलिड स्पीयर लिया, राइट, तो इसका हम कैसे शो करेंगे, रो से, किससे, तो इसको हम लिखेंगे रो इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और मेरा रो क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे ये था लीनियर सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर है, ये इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये किसके लिए है, एक लेंथ के लिए, एक एरिया के लिए और एक वॉल्यूम के लिए, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, दूसरा जो बताया था डिस्क्रीट था, वो जो सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस थे हमारे, ठीक है, जो हमने क्लास 11th में किए थे। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर डेरिवेशन पार्ट, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपके बुक में जो डेरिवेशंस दिए, क्योंकि वहाँ पे अभी मुझे ये यूज़ होने वाला है, ठीक है, इसलिए हमने इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिया। क्लियर है इतना सबको, एवरीवन, चलो। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। ओके, गॉस लॉ एप्लीकेशन, तो हम पहला एप्लीकेशन लेंगे। पहला एप्लीकेशन आपके बुक में क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर और अ शेल और हॉलो स्फीयर। हाँ भाई बोलो, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, हाँ यूनिफॉर्मली चार्ज, स्फेरिकल, ओके, शेल और हॉलो, ठीक है। तो आपको बताया अभी इस टॉपिक से ये समझ में आ रहा है कि भाई मेरे पास पॉइंट चार्ज तो नहीं है, मेरे पास क्या है, एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, क्या है, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ठीक है। जैसे अभी हम, आपको याद होगा, वी हैव डन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लास्ट टाइम हमने किया था, मैंने बताया था अगर एक चार्ज है Q, है ना, तो हर चार्ज का अपना एक एरिया होता है। अगर एक दूसरा चार्ज उसके इलाके में आता है तो दिस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। कितना फोर्स एक्सपीरियंस, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अबे भाई कूलम्स लॉ लगाओगे ना यार, क्या, तो 1/4 को मैंने K ले लिया कांस्टेंट, Q1 Q2 बाय, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये वाला चार्ज जो चार्ज हमने लिया है, दैट विल गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आंसर में क्या आया था, याद है, इसका आंसर में आया था, देखो जब आप फोर्स की वैल्यू खोगे तो ये Q1 Q2, तो एक Q1 कौन है मेरा, ये कैपिटल Q, दूसरा Q2 कौन है मेरा, Q0। तो जब मैं ये F की वैल्यू लिखूंगा डिवाइड बाय Q0 लिखूंगा, तो ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये की वैल्यू आ जाएगी K Q बाय, अच्छा ये किसके लिए था, पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए था, दिस वॉज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज और ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बट अभी मेरे पास क्या है, हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल जो कि चार्ज्ड है, तो उसके थ्रू मुझे क्या कैलकुलेट करना है, चलो देखते हैं क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो कंसिडर अ हॉलो स्फीयर विथ अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट, ठीक है। और ये सारे स्टेटमेंट आपको एज एन आंसर लिखने होंगे अगर आप इसको स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कंसिडर अ हॉलो स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अभी क्या एक स्फीयर एरिया है ना, तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या होगा इसके अंदर, अभी किया था ना हमने, एरिया के लिए क्या लेंगे हम,
सिग्मा, ठीक है, क्योंकि हम उस पर सरफेस एरिया पे जो है हमारा है ना, ठीक है, तो सिग्मा एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर बोल रहा हूँ, स्पीयर ले लेते हैं आर, सो लेट कैपिटल आर बी दी रेडियस ऑफ स्पीयर। कैपिटल आर क्या होगा हमारा, रेडियस होगा किसका, स्पीयर का। ओके वेरी गुड, ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। अच्छा, इसको हमने रखा कहां पर है, अब दो ही चीज होता है, या तो वैक्यूम या तो मीडियम, ठीक है, या तो हम उसको वैक्यूम में रखेंगे या तो हम उसको, सो मैं कहता हूं दिस इज केप्ट इन मीडियम। अगर मैं इसको मीडियम में रखता हूं, कहां पे, मीडियम में, कौन सा मीडियम, एयर में ही रखा, कहां पे रख दिया, एयर में, ठीक है, तो मीडियम में रखता हूं तो हम क्या लेते हैं, एप्सिलॉन लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, क्या लेते हैं, परमिटिविटी की वैल्यू क्या लेते हैं, एप्सिलॉन लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट, वी जस्ट टेक एप्सिलॉन। ओके, अब ये एप्सिलॉन की जो वैल्यू है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। आपको याद होगा मैंने बताया था k की वैल्यू क्या थी लास्ट लेक्चर में, है ना, एप्सिलॉन बाय, तो व्हेन आई टेक दिस वैल्यू दिस साइड, तो एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इतना समझा। अच्छा, डेरिवेशन के स्टार्ट पे आते हैं, ठीक है। अभी ये हॉलो स्पीयर है तो भाई इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं, चलो। तो एक स्पीयर है हमारे पास, राइट, जिसके ऊपर क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है, क्या है, हॉलो स्पीयर है ये, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्जेस है और इसका रेडियस कितना है, ठीक है, इसका रेडियस है, ये सेंटर है, इसका सेंटर को नाम दे दो कुछ O, और ये डिस्टेंस है हमारा R। डिस्टेंस कितना है, अंडरस्टूड दिस मच। अच्छा, अभी अगर मुझे फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, इस स्पीयर की वजह से, तो मैं स्पीयर पे ही नहीं निकालूंगा ना, मैं स्पीयर के अंदर, मैं स्पीयर से थोड़ी दूर जाता हूं, मैं स्पीयर से थोड़ा, तो आई कंसिडर अ पॉइंट P, मान लो मैंने एक जो है पॉइंट P कंसिडर किया यहां पर, ठीक है, यहां पे मैंने क्या कंसिडर किया, एक पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, कितने डिस्टेंस पे है ये, स्मॉल r डिस्टेंस पे है फ्रॉम दी ओरिजिन ऑफ दी हॉलो स्पीयर, ठीक है। तो आई वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, कैसे निकालेंगे हम, तो अभी हमने सीखा, ये अगर मेरे लिए एक चार्ज बॉडी है, इस पॉइंट P है, ये पॉइंट P मुझे पता है, तो इस पॉइंट P से लेके मैं क्या बना देता हूं, एक गॉसियन सरफेस, क्या बना देता हूं, तो भाई हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो है खुद से ही, तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप गॉसियन सरफेस बनाओगे तो उसको सॉलिड नहीं डॉटेड लाइन से बनाओगे, ओके। तो ये बन गया हमारा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। अब ये पूरा स्फीयर है, ये एक सर्कल नहीं, ये भी पूरा क्या है, तो मैं इस पॉइंट पे ना एक एरिया कंसीडर करूंगा, क्या कंसीडर करूंगा, छोटा सा एरिया, और उस छोटे से एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है, आई विल चेक दैट, ओके। तो जरा ध्यान से सब कुछ अभी। अच्छा, ये अगर मैं इसकी बात करूं, इस हॉलो स्फीयर की, तो हॉलो स्फीयर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी बोलो, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। अच्छा, स्फीयर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, क्यू इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है, अच्छा पाई आर स्क्वायर होता है या 4 पाई आर स्क्वायर होता है, राइट, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, ठीक है। तो क्या होता है 4 पाई, ये क्या है, एरिया उसका। अच्छा, अगर मुझे क्यू कैलकुलेट करना है, इसको यहां लेके आ जाओ, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा टाइम्स ऑफ 4 पाई, कैपिटल आर क्यों लिया, क्योंकि मैंने हॉलो स्फीयर का क्यू की वैल्यू निकाली, टोटल चार्ज ऑन दी हॉलो स्फीयर, क्या निकाला, टोटल चार्ज ऑन दी। अच्छा, अब ये एक चार्ज बॉडी, हॉलो स्फीयर क्या, एक, तो इधर से टोटल फ्लक्स भी निकल रहा होगा कुछ, टोटल फ्लक्स भी निकल रहा होगा। टोटल फ्लक्स कैसे निकालते थे हम लोग, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो लेट्स से द टोटल फ्लक्स थ्रू अ चार्ज स्फीयर
through a charge sphere, right? Given by Gauss law. So by Gauss law, ठीक है, by Gauss, तो क्या होगा? That will be total flux phi is equals to charge by, बस इतना ही होगा ना। तो इसके बाद जो टोटल चार्ज है वो क्या है मेरा, Q है, और एप्सिलॉन नॉट ये मेरा हो गया टोटल फ्लक्स। ये क्या हो गया हमारा, सिंपल। ओके, स्क्रीन में यहाँ तक दिख रहा है क्या? यहाँ तक ठीक है, इसके नीचे नहीं। ये डेरिवेशन कर रहे हैं हम एग्जाम में लिखने के लिए तुम लोग, ठीक है। सो द टोटल फ्लक्स मुझे इतना मिल गया। अब मुझे निकालना क्या है, मगर कहां पे, एट पॉइंट P। तो टू फाइंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, क्या, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस एट पॉइंट P। तो हमने क्या किया, उस पॉइंट P पे एक गॉसियन सरफेस। अच्छा, यहां पे मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा, ठीक है। अब इस एरिया से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो ऐसे बाहर निकल रहा है, बराबर। अच्छा, एरिया का डायरेक्शन कैसे शो करते हैं हम लोग, इस छोटे से एरिया को मैंने ds माना, क्या माना, ds। अच्छा, एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, लास्ट टाइम बताया था, एरिया का भी डायरेक्शन होता है ना, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हाउ वी गिव द डायरेक्शन ऑफ एरिया, अरे रे, बाय ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर। तो इससे परपेंडिकुलर तो वो भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ds भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर। अच्छा जी, तो आप सबको पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी होता है E डॉट ds, है ना, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ds। अच्छा, ये फ्लक्स मैं कहां पे निकाल रहा हूं, एट अ डिस्टेंस r, स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, E डॉट ds। ओके, अच्छा, एंगल बिटवीन ds और E कितना है, 0, बिकॉज बोथ आर पैरेलल, ठीक है। तो आई कैन ऑल्सो राइट फाई इज इक्वल्स टू, अच्छा, E ds cos थीटा, एंड सिंस माई थीटा इज 0 तो cos 0 इज 1, तो इट विल बी E ds। तो देयरफॉर फाई की वैल्यू कितनी मिल गई, E। अच्छा, ये जो मुझे फ्लक्स मिला है ये सिर्फ इस छोटे से एरिया के लिए मिला ना, और मुझे इस पूरे गॉसियन सरफेस के लिए चाहिए, तो मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर हमें छोटी वैल्यू पता है और टोटल वैल्यू चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे बोथ साइड, तो मान लो ये मेरा ds एरिया, ds के लिए फ्लक्स था, तो यू विल इंटीग्रेट बोथ साइड। तो लेट्स से टू फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तो इंटीग्रेट करो, फाई ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E। अच्छा, टोटल इंटीग्रेशन लोगे तो टोटल फ्लक्स मिलेगा फाई यहां पे। अच्छा, मुझे एक बात बताना, यहां से लेके R तक का जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ये भी है, उतना डिस्टेंस ये भी है, उतना डिस्टेंस सब डिस्टेंस, क्योंकि एक स्फीयर है, सिमेट्रिकल बॉडी है, डिस्टेंस मेरा इक्वल है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो यू कैन टेक आउट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो चीज कांस्टेंट होती है वो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझा बाहर क्यों आया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इस गॉसियन सरफेस में पूरा। तो अंदर क्या बचा, ds। अच्छा, छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन है, ये स्पीयर है, स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। तो यू कैन राइट इट एज फाई इज इक्वल्स टू E 4π, स्मॉल r लोगे, अब क्या लोगे, क्यों स्मॉल r, क्योंकि अभी यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r है। ये मुझे क्या मिल गया, टोटल, बट टोटल फ्लक्स इज ऑल्सो गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो क्या मैं इस फाई की जगह पे ये वैल्यू रख सकता हूं, ये टोटल फ्लक्स है बाय गॉस लॉ ने भी बोला था ना, अगर एक चार्ज बॉडी है, एक ये हमने फ्लक्स निकाला इस फॉर्मूले से, ठीक है, ये भी मेरा टोटल फ्लक्स है, ये भी मेरा टोटल फ्लक्स है। इन दोनों इक्वेशन में दोनों का LHS सेम है, तो RHS भी इक्वेट हो जाएगा।
इसको हम कुछ दे देते हैं, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिख देता हूं मैं, E4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू q बाय, अच्छा मैंने अभी इसको मीडियम में रखा हुआ है, ये मीडियम में है ना मेरा, तो एप्सिलॉन नॉट आएगा या एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन आएगा। क्या आएगा, सिर्फ नॉट नहीं लिखना, ठीक है, क्या आएगा सिर्फ यहाँ पे, ये बात ध्यान दो। सो आर स्क्वायर यहाँ पे आएगा q बाय, सॉरी q बाय एप्सिलॉन। अच्छा एक चीज, एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हो, k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो क्या मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं, k टाइम्स ऑफ, अच्छा ये अब होता यूं है ना कि वी आर कीपिंग दिस बॉडी इन एयर, एयर की जो k की वैल्यू होती है लास्ट में बताया कितना होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर q एप्सिलॉन नॉट ही आ जाएगा बाद में। अगर आप किसी दूसरे बॉडी में रखते हो देन यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ k, तो मतलब ये k है यहाँ पे, बट फिलहाल k की वैल्यू 1 है बिकॉज इट इज इन एयर, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग इट। बट अगर इंस्टेड ऑफ एयर अगर ये किधर और बॉडी, जैसे आपको भी कुछ क्वेश्चन आ गया राइट, चाहे न्यूमेरिकल्स में या फिर किसी JEE नीट में, तो वहां पे अगर k दिया हुआ है तो आपको k कंसिडर करके जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है, देंगे या फिर रिलेशन के टर्म में निकालने बोलेंगे, ठीक है। मुझे E चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, सबको उधर ढकेल दो, क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू, बोलो 4 पाई नीचे आ जाएगा, k की वैल्यू 1 है तो इसको हटा देते हैं हम लोग, तो बचेगा क्या मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचा q, नीचे बचा, तो ये हो गया मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, राइट, एट अ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज स्फीयर। मैंने क्या किया, सिर्फ 4 पाई r स्क्वायर को इधर लेके गया, 4 पाई r स्क्वायर, एप्सिलॉन तो पहले से नीचे था, q पहले से ऊपर है, ठीक है। अच्छा ये जो अभी मुझे फॉर्मूला मिला हुआ है, क्या ये फॉर्मूला सिमिलर नहीं लग रहा है जो मैंने पॉइंट चार्ज वाला भी थोड़ी देर पहले निकाला था, यही था ना, उधर पे हमने टोटल चार्ज कैपिटल Q लिया था, फर्क इतना है, बाकी अपने यहाँ पे टोटल चार्ज स्मॉल q कंसीडर किया है, फॉर्मूला वही है। सो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट दी इस स्पेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इट इज एज सिमिलर एज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, राइट। तो कभी आपको क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास क्या है, एक हॉलो स्फीयर है और हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होगा, तो ऑब्वियसली यू शुड नो दैट कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सेम ही होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, या फिर डायरेक्ट लिख दो, इट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमिलर टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडरस्टूड होगा, ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज similar to point charge electric field, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, सिमिलर है। अच्छा डेरिवेशन खत्म हो गया, थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट और है, छोटा सा पार्ट और क्या है मैं आपको बताता हूं। एक दो केसेस है, मान लो अगर मैंने, अच्छा ये जो Q है, क्या मैं इस Q की जगह पे ये वैल्यू भी रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, चलिए एक बार उसको रख के देखते हैं क्या मिलता है, क्योंकि अभी जो मुझे ये E मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r मिला हुआ है, कैपिटल R के टर्म्स में नहीं है ना। चलो तो व्हाट आई डू, मैं Q की जगह पे क्या रखता हूँ, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा फिर, सो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिग्मा r स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला, राइट। हाँ ये वाले पार्ट नहीं दिख रहे इसमें, ठीक है बोल रहा हूँ ना बच्चे सुनिए।
ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नहीं ये दिख रहा है अच्छा ये इतना ऊपर का नहीं दिख रहा है, हल्का सा नहीं चलो ठीक है। सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने क्या किया, ये Q की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, कौन सी, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे क्या है हमारा आर स्क्वायर, 4 पाई कट हो गया, ये वैल्यू आ गई। अच्छा अभी इसमें दो केस लेते हैं, राइट। केस वन ये बोलता हूं मैं, अगर मान लो मेरा ये पॉइंट P को मैंने इसी सरफेस पे लिया होता, हॉलो स्फीयर जो था उसी सरफेस पे अगर मैं कंसीडर करता, तो क्या मेरा ये स्मॉल और कैपिटल इक्वल हो जाते, है ना। सो क्या केस है मेरा, केस क्या है, इफ द पॉइंट P इज एट हॉलो स्फीयर या चार्ज बॉडी, डायरेक्ट लिख देते, चार्ज बॉडी हॉलो स्फीयर ही है ना हमारा, इज एट चार्ज स्फीयर, ठीक है। तो आई कैन से दैट देन माई कैपिटल आर विल बी इक्वल टू, क्योंकि अगर ये P पॉइंट यहां आ गया इस पॉइंट पे, तो ये R की स्मॉल r की वैल्यू भी कैपिटल R हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये R और R भी कट जाएंगे क्योंकि सेम हो गए, तो मुझे E की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा बाय, तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, इफ अ पॉइंट चार्ज, सॉरी if we want to find out electric field just on the surface of a charge body, क्या बोला, फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी, तो ये फॉर्मूला लगाओगे, सिग्मा बाय, व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, यू विल गेट दी आंसर, ठीक है। ओके, सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, Q बाई ए, तो आप सिग्मा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दोगे, है ना, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, ये हो गई हमारी ई इलेक्ट्रिक। केस 2 क्या है, अगर मैंने मान लो उस पॉइंट P को इस बॉडी के अंदर ले लिया, पॉइंट P को हमने इस बॉडी के, क्या होगा, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, तो यहां पे सेकेंड केस में if P is inside the charge body then simply electric field will be, बस उतना याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा डेरिवेशन फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राइट, पहला क्वेश्चन ये दिया है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, अभी आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, ठीक है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ अ 10 सेंटीमीटर साइड, राइट। इफ द नॉर्मल टू द प्लेन, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन से कैसा है, नॉर्मल है, तो जो है टू द प्लेन मेक्स एन एंगल हाउ मच, 60 डिग्री, मतलब प्लेन का नॉर्मल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस है 10, 15, 20 और 0। आपको जैसे मान लो ये मेरा प्लेन हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा और टिल्ड करते हैं, 60 डिग्री है ना, ये प्लेन हो गया, राइट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड लाइक दिस, ठीक है। सो दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो प्लेन है, प्लेन हमारा, इस प्लेन का जो नॉर्मल है क्या, क्योंकि प्लेन का हम डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, बाय ड्रॉइंग अ नॉर्मल, तो इसका जो नॉर्मल है, ठीक है, ये है इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल ऑफ द प्लेन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी गई है, तो पूछा क्या है आपसे, फ्लक्स कितना होगा। अभी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, यस मानसी, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, कितनी बार किया, जल्दी बोल, यस, फ्लक्स का फॉर्मूला, यस, E डॉट A cos थीटा, है ना। सो आई कैन राइट EA cos थीटा, वेयर थीटा इज हाउ मच, तो EA
cos 60 डिग्री। अभी ई कितना है हमारा 3 इंटू 10⁻³ ए कितना है 10 सेंटीमीटर है, मीटर में करना पड़ेगा राइट। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻² और cos 60 इज हाउ मच हाफ एरिया बोला ना, क्या एक ही लेंगे फिर। अच्छा एरिया स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो ना, हाँ साइड्स साइड स्क्वायर एरिया आ जाए ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अब देखो ये 3 इंटू 10⁻³ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 है, ये पावर -2 है, तो ये 10 टू द पावर -2 होगा, -2 सॉरी 10 टू द पावर -1 होगा, और ये स्क्वायर तो -2 और ये 3 कितना हो जाएगा 10, तो 3 इंटू 10 इंटू हाफ, सो ये हो गया 5, 3 5 जा, तो आंसर इज 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, मैं भी लग रहा है ठीक है। 0.1 सो द आंसर इज 15। उसको 0.1 लेके करेंगे तो किसको करना भाई जो कर, वही करके किया, फिर कंफ्यूज हो गया, फॉर्मूला सेम लगाया था। यस सिंपल था काफी, मैंने बोला ये सब बेसिक फॉर्म बेसिक सम्स है राइट। अभी हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे, इसके आगे जब मैं क्वेश्चंस लूंगा तो आगे पता चलेगा कि लेवल क्या, ठीक है। सेकंड वाला कैसे करोगे, आई विल गिव टाइम टू राइट प्लीज हियर। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, तो ये एक रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है। अभी रीजन क्यों बोला, क्योंकि आई कैप और जे कैप है ना, तो एक रीजन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, वेर ई नॉट, इसके अंदर ई नॉट भी है, ई नॉट की वैल्यू कितनी है 2 into 10⁻³ फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड, तो इस फील्ड की वजह से कितना फ्लक्स होगा एक रेक्टेंगुलर सरफेस पे जिसका एरिया है 0.2 मीटर स्क्वायर, और ये पैरेलल है YZ प्लेन से, ये पैरेलल है किससे YZ प्लेन से, कौन पैरेलल है वो एरिया एरिया, ठीक है। इसको कैसे ड्रॉ करोगे आप लोग, वही सोच रहा था। देखो पहले आप प्लेन बना दो, सुनो पहले प्लेन बना दो, हाँ स्क्रीन में जगह यहाँ पे कहाँ तक है, यहाँ तक है क्या, हाँ हाँ, जिधर आपको उंगली उधर तक है। ये है पूरा, हाँ हाँ तो फिर हो जाएगा इधर ही, ठीक है। मैं ना एक प्लेन बनाता हूँ पहले, देखो जरा ध्यान से, ये हो गया मेरा x, मैं भी किसको भी चूज कर रहा हूँ ठीक है XYZ। अभी मेरा कौन सा है, ये YZ प्लेन से पैरेलल है, कौन YZ प्लेन किधर है मुझे बताओ, क्या ये मेरा YZ प्लेन है हाँ राइट, तो ये जो है ये क्या है, ये सबको समझ में आए बात। अच्छा इससे पैरेलल होगा, तो अगर मैं इसी को उठा के थोड़ा आगे कर दूं, x एक्सिस पे आ जाएगा वो, नहीं समझ में आई बात। अभी जैसे ये दीवार है ठीक है, ये मान लो मेरा 3 एक्सिस है ना, एक एक्सिस ये हो गई ठीक है, एक एक्सिस नीचे हो गई, एक एक्सिस उधर हो गई, तो ये जो अगर ये y है और नीचे वाली एक्सिस z है, तो दिस बिकम YZ प्लेन। अगर इस दीवार को मैं खिसका के थोड़ा यहाँ लेके आ जाऊं, इधर खड़ा कर दूं राइट, तो वो दीवार मतलब ऐसे ही एक दीवार यहाँ पे बना दूं मैं, तो क्या ये उससे पैरेलल होगा दीवार। अच्छा तो फिर ये दीवार कहाँ पे आ रहा है, x पे आ रहा है ना, कहाँ पे आ रहा है x पे आ रहा है, ठीक है। मतलब उसकी x की वैल्यू होगी कुछ, तो एक्चुअली हमारा जो दीवार होगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना। ठीक है, हाँ कुछ ऐसा दीवार होगा जो कहाँ पे होगा, X इससे पैरेलल है, इससे पैरेलल है, ठीक है। सॉल्व करते हैं यार, सॉल्व करना बहुत इजी, हमें निकालना क्या निकालना है, फिर से फ्लक्स ही निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ठीक है। ये मुझे पता करना क्यों इंपॉर्टेंट था कि दीवार कहां पर है, तो दीवार x पे है, मतलब आई कैप आएगा, है ना। चलो तो सॉल्व करोगे फिर से, फ्लक्स EA cos थीटा पैरेलल है, तो ठीक है। अभी थीटा का हम करते हैं कुछ जुगाड़, हम थीटा को अभी लेते ही नहीं है क्योंकि अभी मुझे खुद ही बनाना है उसको थीटा को, ठीक है। मैंने डॉट ले लिया, क्या ले लिया डॉट, क्योंकि डॉट लेते तो हम कॉस नहीं लेते। आई एम टेकिंग अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, दिस, है ना, तो लिख दो कितना E का वैल्यू 3/5 E नॉट आई कैप प्लस 4/5 E नॉट
जे कैप, ये मेरा हो गया ई डॉट ए कितना है? 0.2 तो 0.2 और ए कहां पर है मेरा? आई पे ना, तो 0.2 आई कैप। आई कैप। क्या आपको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आता है? स्केलर मल्टीपल याद है? स्केलर मल्टीपल क्या होते थे? आई डॉट आई, आई डॉट आई, अरे रे फिर से एडिट करना पड़ेगा मेरे को। वेक्टर देख के ही मैंने सबसे नहीं किया। देखो वेक्टर को आप कभी भी नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हर टॉपिक में वेक्टर के सम है, और अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो फिर आप भूल जाओ कि आप जेडब्ल्यू में एक क्वेश्चन कर पाओगे। आई डॉट आई इज 1, क्यों? लॉजिक लगाओ ना यार। अगर मैंने बोला आई डॉट आई, आई डॉट आई, आई आई तो ये हो जाएगा आई आई कॉस थीटा, है ना? आई आई, अच्छा ये आई डॉट आई, अभी ये भी आई एक्स के डायरेक्शन में, ये आई भी, तो एंगल क्या होगा? 0, तो कॉस 0, तो आई डॉट आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई डॉट आई क्या हो जाएगा? पर अगर वो आई डॉट जे होता, क्योंकि वो 90 डिग्री बन जाता, क्योंकि आई और जे में एंगल कितना है? राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर आई डॉट आई विल गिव यू 1, जे डॉट जे विल गिव यू 1, आई डॉट जे विल गिव यू, अगर आई क्रॉस जे किया तो माइनस के इक्वेशन आई क्रॉस जे किया तो के मिलेगा। के मिलेगा। सर्कल किया था ना हमने, भूल गए? नोट्स है ना अभी भी? हाँ तो रिवाइज करो उसको। ठीक है, तो देखो ये आई को इससे मल्टीप्लाई करो, तो आई डॉट आई 1, तो 3 phi ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0.2, बट आई डॉट जे करोगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, सिर्फ यही मल्टीप्लाई होगा। ऑब्वियसली जब वो 0 हो गया तो खत्म हो गया ना कहानी उसका। तो आया क्या? 3 phi ई नॉट इंटू या डॉट 0.2 आई डॉट, इसको मल्टीप्लाई करते राइट, आई डॉट, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और इसको सॉल्व कर लो, ई नॉट की वैल्यू दी गई है। चलो बताओ कितना आंसर आ रहा है फिर जल्दी। ई नॉट की वैल्यू पुट करो, 0.2 से मल्टीप्लाई करो। आया आंसर? 240 आया है ऑप्शन में। चलो जी हो गया सॉल्व फिर। तो ऑप्शन इज बी 240। ओके, इजी था, ठीक है, इसलिए बोला इजी लिया हूं पहले। चलो अभी आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल है, मैं ओरली से सॉल्व कर देता हूं। सी पहला क्वेश्चन क्या दिया ये समझो। एवरीवन लुक इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 187। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अ स्पीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। तो स्पीयर है राइट, जिसका रेडियस कितना है और उस पर चार्ज कितना है टोटल 1 माइक्रो राइट, उस पर टोटल चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, मतलब कितना हो गया बच्चों 1 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये पूरा टोटल चार्ज है किसके ऊपर? इस स्पीयर के ऊपर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, अभी 3 जगह निकालना है। कहां कहां पे? एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 30 सेंटीमीटर दूर, मतलब इस पॉइंट पे बराबर। क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई बताओ जरा? एट पॉइंट पी वाला वही वाला क्या था 1/4π/r², राइट, वो फॉर्मूला लगाओगे। और हाँ एक बात, ये 30 जो सेंटीमीटर में उसको मीटर में कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट होने वाली है, न्यूटन पर कूलम। तो इसके लिए इसको भी किस में करना पड़ेगा आपको? मीटर में करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻²। दूसरा क्या निकालने बोला है? एट द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। सरफेस ऑफ द स्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या था? तो पहले सिग्मा निकालोगे। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हो? क्यू बाय क्यू पता है, ए कैसे निकालोगे? 4 पाई। क्या आपको आर पता है? दिया है, तो सिग्मा मिल जाएगा। सिग्मा मिल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से निकल जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, तुमको करना है ये सब। दूसरा क्या दिया है?
एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब कहाँ पे यार, इसके अंदर आ गया ना, वो तो अंदर तो डायरेक्ट जीरो ही है, लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज बॉडी या फिर एनी बॉडी इज जीरो, खत्म कहानी। ठीक है, हो गया सॉल्व, क्लियर सारा। अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरा टॉपिक दिया है तुमको क्या, नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ठीक है, देखो क्वेश्चन तभी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे जब आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया जनरेट हो जाएगा कि अरे तो डायग्राम में है क्या, अभी तक वो तो मेरे बुक में भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है। हमें इतना पता है कि YZ प्लेन मुझे पता है कैसा होगा, ठीक है, और दूसरा एरिया रेक्टेंगल है जो बोला पैरेलल है, तो एक ही पॉसिबिलिटी होता है ना पैरेलल का। अगर वो परपेंडिकुलर बोलता तो दो केस होता, या तो वो नीचे वाले प्लेन में आता या तो ऊपर वाले प्लेन में आता या तो फिर बाजू वाले प्लेन। ठीक है, तो वही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको जब तक ये आई कैप नहीं पता चलता, यहाँ पे आई कैप आने तो समझ ही नहीं सॉल्व होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ, बोलो भाई क्या है जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली what? Long straight charge wire. ठीक है, एक लॉन्ग चार्ज वायर है, उसके अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कितनी होगी। करने का तरीका सबका सेम है, तो आप करोगे सबसे पहले, मैंने एक मान लो ये वायर ले लिया, थोड़ा सा मोटा वायर ले रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। ओके, इस वायर पे चार्जेस है, इस वायर के ऊपर ओके, सो इस वायर के ऊपर चार्जेस है, वायर का रेडियस आर ले लेते हैं। शेप क्या दिख रहा है वायर का, सिलेंड्रिकल। तो अगर सिमेट्री मेंटेन करनी है मुझे, ये इसका सेंटर हो गया मान लो, ठीक है, तो इसका रेडियस आर। So I want to find out the electric field at point P, which is outside this wire, right? So again, what I have to do, I have to dot the Gaussian surface. फिर से मुझे क्या बनाना पड़ेगा? तो I'll consider a point P, let's say some outside. So मुझे एक Gaussian surface draw करना है. ठीक है? तो इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से मैंने ले लिया स्मॉल r, ठीक है। सो एक छोटा सा सिलेंडर बनाया जिसका लेंथ हमने कंसीडर कर लिया फिलहाल के लिए L, ठीक है, रेडियस ले लिया R, और इस पॉइंट पे मैंने एक एरिया चूज कर लिया जहां पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस एरिया से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी सीधा आएगा, इस एरिया का जो वो भी उसी डायरेक्शन में है DA, सो ये DA या DS लिख दो, क्योंकि मैं DS लिया, ठीक है। तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, अगेन हमारा थीटा जो है 0 ही होने वाला है। ओके, सो अब वही सारी चीजें, कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर, चार्ज वायर, राइट। तो वो सब अभी हमें लिखना पड़ेगा सब। क्या लिखोगे बोलो? कंसीडर अ लॉन्ग straight charge wire. स्ट्रेट चार्ज वायर, ठीक है। तो अगर ये चार्ज वायर है, फिर से इसको हमने किसी मीडियम में रखा तो उसका वैल्यू होगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन कितना होता है? के एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज है, लेंथ एक, तो क्या होगा लैम्बडा। व्हाट इज लैम्बडा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। हाउ वी राइट लीनियर चार्ज डेंसिटी? सो वी राइट लैम्बडा इज इक्वल्स टू Q by L, therefore my Q become lambda times, right? Let's say this is my equation 1. Okay, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग?
टोटल फ्लक्स कितना होगा यहाँ से, अगर मैंने इसे चार्ज बॉडी अंदर टोटल चार्ज, देखो फ्लक्स वही होता है क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स जो है फिक्स है Q बाय, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर। अच्छा एक बात और ध्यान में रखो, जब भी हम टोटल फ्लक्स की बात करते हैं तो टोटल फ्लक्स में जो टोटल चार्ज होता है ये वही चार्ज होता है जो उसके अंदर एनक्लोज्ड होगा। अगर ये सिलेंडर, ये लेंथ L है ना, तो इस रॉड का भी मैं सिर्फ लेंथ L ही लूंगा और उतने ही पार्ट का चार्ज लूंगा, पूरे रॉड का चार्ज नहीं लेते, विच इज एनक्लोज्ड इन दैट सिलेंडर या फिर गॉसियन सरफेस, दैट वी विल कंसिडर। ठीक है, तो मेरा ये टोटल फ्लक्स हो गया, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बट आई ऑल्सो नो दैट माई फ्लक्स इज रिटन एज वॉट, E डॉट ds। ठीक है, डॉट हटा दो, कॉस ले लोगे तो ये हो जाएगा E ds, सिंस थीटा इज 0 तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, E ds। सो दिस इज माई फ्लक्स एट दिस पॉइंट फॉर अ स्मॉल एरिया ds, बट आई वांट टू फाइंड आउट माई टोटल फ्लक्स। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, इस सिलेंडर के लिए टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। Since as I told you last time only, the electric field is constant because my radius is constant from the center, so I will take it out. So मुझे total flux क्या मिल जाएगा, phi is equals to E integration of ds। अभी integration of ds लेंगे, what is ds, a small area, surface area of a cylinder, so total surface area of cylinder कितना होता है, 2 बोलो, pi 2 पाई, वेरी गुड, 2 पाई RL। ठीक है, सो जो मेरा टोटल फ्लक्स होगा, E बाहर आ गया, ये होगा मेरा 2 पाई RL। ये कैसे आ गया यार, देखो अगर मेरा ये सिलेंडर है राइट, मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया, पहले तो ये सर्कुलर है, सर्कुलर मतलब 2 पाई, ये सर्कल कहाँ तक गया हुआ है, L डिस्टेंस तक, तो इंटू L। ठीक है, तो दैट विल गिव यू टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है तो ये पहले एरिया निकाल लो, अंदर का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू वो टोटल वॉल्यूम दे देगा। ठीक है, तो हमें एक एरिया चाहिए था, 2 पाई आर एल, ये मेरा हो गया टोटल फ्लक्स। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 था, ये 2 है और ये 3 है, दिस इज माई टोटल फ्लक्स। सो अगेन कंपेयर दीज टू इक्वेशन 2 and 3, दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा। सो हाउ यू राइट, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 पाई RL, E भी तो है यार, E 2 पाई RL इक्वल्स टू Q बाय, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे E चाहिए, सबको इधर ढकेल दो तो आ जाएगा क्या, E इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगेन वही फंडा है, यहाँ पे कहाँ गया, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखोगे, एप्सिलॉन लिखोगे, बट K की वैल्यू 1 है इसलिए बचा क्या, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय RL। तो दिस इज योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट सिंस आई नो माई Q, व्हाट इज माई Q, तो वहां पे Q की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, राइट, लैम्बडा L बाय LR, सो LL कैंसिल हो गया, तो दिस विल गिव यू 1/2 लैम्बडा बाय R, राइट। So this is the electric field. This is the electric field at the point. Okay, that's all. दूसरा भी करा देता हूँ, नहीं होएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई केसेस नहीं है। ओके, सो ये जस्ट एज इट इज है। तो ये हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया यहाँ पे फॉर अ स्ट्रेट वायर। ओके, दूसरा एक और है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अगर आप देखोगे तो वही है ना, नेक्स्ट पेज पे आपके, राइट। तो ये भी बड़ा सिंपल है, मैं कर दूं क्या यहीं पे, छोटा सा ये हो जाएगा। ठीक है, उसका जरा टैगलाइन देना। ये मेरा सेकंड एप्लीकेशन है, पहला हमने किया, ये दूसरा, ये तीसरा एप्लीकेशन, 3 ही एप्लीकेशन है। ठीक है, याद रखना। हाँ, क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज
इनफाइनाइट प्लेन शीट प्लेन, बस ओके। तो एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अभी प्लेन शीट क्या होता है, देखो जरा ध्यान से सुनना। शीट, बेड शीट जैसे हमारे घर में, उसको खींच दो, लंबा एक प्लेन शीट बन जाएगा, ठीक है। तो उस शीट के ऊपर अगर हमने कोई चार्जेस डाल दिए, शीट के ऊपर अगर हमने चार्जेस डाल दिए, एंड अगेन वी आर कंसिडरिंग दिस शीट एज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो अगर मैंने एक शीट को, अब ये शीट ना बहुत पतली है, कितनी पतली, जैसे इस दीवार पे पेंट लगा हुआ है उतना पतला है ना। अगर कभी पपड़ी निकले तो छोटा सा एकदम पतला सा निकलता, राइट। तो उतनी पतली एक हमारी जो है थिन शीट है बहुत एकदम, बट इनफाइनाइट शीट है, बहुत लंबी शीट है, ओके। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसके अलाउंग, ओके। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, तो पहले हम ड्रॉ करते हैं एक्चुअली होगा क्या यहाँ पे। तो एक शीट है कुछ ऐसे, ठीक है, और इस शीट पे चार्जेस है हमारे पास, ठीक है। अभी होगा क्या, सी मैंने एक पॉइंट P चूज किया एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम दिस शीट, सो आई चूज अ पॉइंट, लेट्स से सेंटर से मैंने एक डिस्टेंस R पे एक पॉइंट P चूज किया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे इस पॉइंट के अलोंग। अच्छा, अब इस पॉइंट को अगर आप देखोगे, इस लाइन को, तो मैं अगर इसके अलोंग एक एरिया चूज करूं, एक एरिया, तो ये कुछ ऐसे सिलिंड्रिकल शेप बनेगा, बराबर। यहां से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही होगी, साथ में इसका एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा ds, बोथ विल बी इन सेम डायरेक्शन, है ना। ये यहाँ के लिए हो गया, बट सेम चीज तो इसके पीछे भी तो होगा, क्योंकि एक पतली शीट है ना, वो पार पार जा एक पतली शीट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी जा रही है और इस तरफ भी जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पीछे भी आएगी, तो अगर इसके पीछे भी मैंने एक r डिस्टेंस ले लिया कुछ, ठीक है, तो वहां से भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर ds बाहर आ रहा होगा। अगर इस पॉइंट को मैंने P बोला तो दिस विल बी P डैश मान लो, ठीक है। बट द डिस्टेंस ये r है, तो ये भी हमने क्या लिया है, r ही लिया है, ओके। इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी वो कितनी होगी, कैसे निकालोगे। अच्छा, ये एक सरफेस है, सरफेस में क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज क्या हो जाएगा बोलो, सिग्मा इंटू एरिया, क्या ये बात सही है। अगर चार्ज हो गया मेरा सिग्मा इंटू एरिया, सो जो मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या टोटल जो मेरा फ्लक्स, अच्छा टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा टोटल फ्लक्स होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी निकल रहा है, और तो एक पॉइंट P से निकल रहा है और एक पॉइंट P डैश से निकलेगा, ठीक है। एक पॉइंट कहां से निकलेगा, P से, और एक P डैश से। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले मैं फ्लक्स से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा, जैसे यहां पे हम फ्लक्स निकालते थे, क्या था, E डॉट, तो ऐसे यहां भी निकालोगे टोटल फ्लक्स, मैं टोटल फ्लक्स ले रहा हूं, तो एक मेरा होगा टोटल फ्लक्स E डॉट ds किसके लिए, P पॉइंट के लिए, बराबर, प्लस टोटल फ्लक्स E डॉट ds किसके लिए, ये किसके लिए हो जाएगा, P डैश के लिए। अच्छा, E कॉमन है, बाहर ले लो, अंदर बचेगा ds। ds क्या है मेरा, एरिया, ds क्या है हमारा, एरिया। अभी ये क्या, एक सरफेस एरिया, एक क्या है मेरा, एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के एरिया को हम a चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो E कॉमन है, बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, a। जैसे यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ds लेते थे 2πrl, क्योंकि वो एक वो था, आपने को दिया था, इसमें नहीं दिया। अभी मैं एरिया इसका a मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ, a मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो छः में आएगा। इसका भी यही आएगा क्या, EA, राइट। अच्छा, a कितना है हमारा, नहीं पता, a नहीं पता, E पता है, E, चलो ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2EA, राइट, टोटल फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स मेरा क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ Q बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2
ई ए, मुझे ई चाहिए, 2 और ए को इधर ला दो तो क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू हो जाएगी Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ दिस शीट, है ना। ये मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बाहर आ रहा है कहाँ से, उस शीट से, ओके। और अगर मैं इसको सिग्मा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो Q बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट सिग्मा। तो ये E का वैल्यू जो है सिग्मा टाइम्स ऑफ 2 ये भी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ओके। ये मैंने एक थिन शीट लिया था। अगर बच्चों ऐसा इमेजिन करो, जब भी आपके बुक में नहीं है, मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ, आपके ऐसा इमेजिन करो, मान लो अगर ये एक कंडक्टिंग प्लेट होता, अगर एक कंडक्टिंग प्लेट होता क्या होता, मान लो जैसे ये इसी मान लो कंडक्टिंग प्लेट है, इधर से इसके ऊपर भी चार्जेस है, इसके पीछे भी चार्जेस है, बट बीच में चार्ज है क्या, नहीं है। पर ये अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो इस केस में, इस वाले केस में हम लोग जो है इस सामने वाले का ही फ्लक्स सिर्फ लेंगे, इसके पीछे नहीं लेंगे। और हाँ, ये वाला जो केस है इसका भी सिर्फ इधर लेंगे, इसके पीछे। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम पीछे भी ले रहे हैं, मतलब आगे भी ले रहे हैं, और उधर मतलब सेपरेट लेना पड़ेगा। हाँ, दो अलग, उधर सेपरेट लेना पड़ेगा। तो ये मेरा टोटल फ्लक्स है ना, है ना, बराबर, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा टोटल फ्लक्स सिग्मा, सॉरी, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो वहां पे सिग्नल के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिर्फ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। उस केस में क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो है किसके लिए, तो आप अगर इमेजिन करोगे तो हमने जो पहला वाला केस किया था स्फीयर के लिए, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया था ऑन द सरफेस कितना था, सिग्मा नहीं था, सिग्मा ही था, सॉरी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, बराबर, राइट। तो यहाँ भी क्या आ रहा है, जिसमें रेडियस सेम था, जब रेडियस सेम ले, ठीक है, तो एक वो केस हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज योर यूनिफॉर्म इनफाइनाइट प्लेन शीट, जिसके लिए दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट्स इट फॉर द डे। सो यहाँ पे ये खत्म कर लो, और फिर हम लोग जो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ओके। चलो फटाफट लिख के ले लो। ओके, सो नाउ ठीक है, एक क्वेश्चन JEE का, एक नीट का है। JEE में भी एक बार पूछा था इसको, मतलब थोड़ा घुमा के पूछा था, यहाँ पे क्यों ये दिया है, ठीक है। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन, इनफाइनाइट लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर पैरेलल टू द Z एक्सिस, डायग्राम में देख रहे हो आप, मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा यहाँ बना देता हूँ। तो हमारे पास ये एक Z एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा Z एक्सिस है इसका, स्फीयर का, और इसी से पैरेलल एक दूसरा वायर गया हुआ है हमारा, ठीक है। सो दिस इज द वायर विच इज पैरेलल टू द Z एक्सिस, कैरीज अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। तो इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है कितना है, लैम्बडा है। इट pierces अ थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल, तो ये एक जो है नॉन कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल के अंदर है ये, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, ऑफ रेडियस r। तो इसका जो भी रेडियस है वो कितना है, r है। तो जैसा भी हमने यहाँ पे शो किया, अगर ये इसका सेंटर है या सेंटर पॉइंट O दिया, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी, तो ये डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस r है, तो रेडियस कितना है इसका, r। एंड ये लोग ने ऐसा बोला है कि जब हम यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है, तो ये एक आर्क बन रहा है, और ये बिकॉज ये आर्क किससे बना, बिकॉज ऑफ दिस लाइन वायर, राइट। तो ये जो पॉइंट PQ है, ये जो आर्क है, इसने जो सेंटर से एंगल सब्सटेंड किया है वो कितना किया है, ऐसा क्वेश्चन में भी बोला है, राइट। सो PQ सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर एज शोन इन द फिगर। एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी है फ्री स्पेस का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो हमारा ट्रू है। नाउ अगेन दिस इज अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, राइट, मतलब दो तीन ऑप्शंस भी राइट हो सकते हैं, राइट। ये MCQ नहीं है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, और एडवांस में ऐसे ही होता है, एक क्वेश्चन नहीं आता उसमें एक ऑप्शन नहीं, एक से ज्यादा ऑप्शंस जो है हमारे करेक्ट होते हैं।
तो इसमें क्या होगा, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला अभी मुझे यहाँ पे तो फाइंड आउट करना भाई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वायर के थ्रू कितना जा रहा है। अब कुछ ऑप्शन जैसे कि इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ तो सॉल्व करके ही आएगा, इसके बारे में भी हम कमेंट नहीं कर सकते। अब बचे ये और ये। अभी इसमें क्या है, द जेड कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ सेल। तो अगर ये एक सेल है, इसका जो सरफेस है, तो इसके जेड कॉम्पोनेंट में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 0 होगी। एंड दैट इज ट्रू, क्योंकि ये वायर ऐसा है ना, तो मैंने बोला अगर मैं खुद को एक वायर एज्यूम कर दूं तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड सब ऐसे जाएगी, क्या ऊपर जाएगी, सब ऐसे जाएगी ना, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, ऊपर नीचे नहीं जाएगी, है ना। तो जेड कॉम्पोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का चांसेस है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको पढ़ो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ सेल ऑल द पॉइंट। नॉर्मल का मतलब क्या होता है भाई, अगर मान लो ये है, ये मेरा वायर है, देखो ये सेंटर से क्या इधर ही नॉर्मल बनाया, क्या इधर भी नॉर्मल बन रहा है, क्या इधर भी नॉर्मल बन रहा है, क्या यहाँ भी नॉर्मल बन रहा है, क्या इस तरफ, हर जगह नॉर्मल नहीं बनेगा ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, राइट। अगर वो रेडियली आउटवर्ड जाता, कैसा, अगर एक पॉइंट चार्ज होता, सेंटर में होता, तो ये ऑप्शन करेक्ट होता। एक पॉइंट चार्ज होता और स्फीयर के सेंटर में होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता था, ठीक है। अब बचे ये दोनों, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब तो उसको फाइंड सॉल्व करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है भाई, सिंपल सा हमारा गॉस लॉ, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टोटल चार्ज पर यूनिट, सॉरी टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे टोटल क्यू निकालना है कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। अब टोटल चार्ज कितना होगा, मैंने आपको बताया है किसी भी बॉडी के अंदर, एनक्लोज बॉडी के अंदर जितना वायर अंदर है सिर्फ उसी की वजह से चार्ज आएगा, बाकी का तो लेना देना ही नहीं है। बात समझ में आई। चलो तो फाइंड आउट करते हैं। तो पहले सबसे तो मुझे इसका लेंथ पता करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज मैं निकाल सकता हूं। चार्ज क्या होगा मुझे बताओ जरा, चार्ज क्या होगा, हमारा फॉर्मूला है ना, लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल। तो क्यू क्या हो जाएगा, पर हम तो अपने को तो एल ही नहीं पता ना, हमें तो एल ही नहीं पता है। एल मतलब क्या, इसका लेंथ यहां से, देखो बहुत सिंपल है यार, यहां से आप इसको सेंटर से डिवाइड कर दो। ये 120 था तो हाफ कितना हो जाएगा, 60, ये 90 और ये 30, 60, 90 ट्रायंगल हो गया मेरा, बराबर। मुझे 60 के सामने वाला चाहिए, तो साइड अपोजिट टू 60 क्या होता है, √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज। ये याद रखना है 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू 60 क्या होता है, √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, r है। इसका भी सेम होगा, इसका भी, दोनों को ऐड कर दो, 2 टाइम्स हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आई क्या नहीं समझ में आई। तो मैं यहाँ पे अगर पहले एल निकालूं इस फिगर को यूज करके, ऐसे फिगर है मेरा, राइट, यहाँ पे एंगल 60 है, यहाँ पे एंगल 90 है, यहाँ पे 30 है, मुझे 60 के सामने वाला चाहिए ना, ये वाला, ये हाफ इतना। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, साइड अपोजिट टू 60 इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज। सेम नीचे भी वही होगा, प्लस √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये मुझे क्या देगा, लेंथ दे देगा। क्या दे देगा, आंसर करोगे तो क्या आएगा, √3 टाइम्स ऑफ r। क्या आ जाएगा आंसर। तो मुझे लेंथ मिल गया √3 टाइम्स ऑफ r। तो मेरा q कितना है, लैम्बडा टाइम्स ऑफ l है ना, तो लैम्बडा इंटू √3r, ये मेरा क्या हो गया, q की वैल्यू हो गई। q की वैल्यू इधर पुट कर दो, 5 मिल जाएगा। कितना आ रहा है 5, बोलो चलो। तो फ्लक्स आ गया मुझे √3r लैम्बडा बाय, है क्या ऑप्शन में, हो गया सॉल्व। JEE एडवांस सॉल्व कर लिया हमने। तो ऑप्शन A एंड B इज करेक्ट, ठीक है, ओके, ठीक है। सो इसी के बेस पे सेकंड क्वेश्चन भी है, एंड यू कैन डेफिनेटली डू दैट वेरी इजीली। अब आप लोग मुझे उसका आंसर बताओगे क्या आएगा, बहुत सिंपल है। एक स्ट्रेट रॉड है, स्ट्रेट रॉड इनफाइनाइट लेंथ, जैसे ये रॉड था इनफाइनाइट लेंथ, वैसे वो भी इनफाइनाइट लेंथ है, पासिंग थ्रू अ क्यूब। वो एक क्यूब से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ऑफ साइड L। क्यूब का साइड कितना है, सब साइड L, ठीक है। आपको बोला है फाइंड द मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है, अगर यही वर्ड इधर यूज हो जाता ना, मैक्सिमम फ्लक्स, तो मुझे इसी वायर को ना डायमीटर सेंटर से पास करना पड़ता।
इसको मुझे फिर सेंटर से पास करना पड़ता, तो लेंथ मेरा सीधा 2r हो जाता, फिर मगजमारी खत्म। लेंथ कितना हो गया? 2r हो गया। यहाँ पे जो है लेंथ हमारा कहाँ गया? ये इधर क्या क्वेश्चन? हाँ, इधर हम 2r लिख देते, 2r इंटू लैम्बडा, तो फॉर्मूला मेरा क्या आ जाता? क्यू दिस 2r लैम्बडा डिवाइड बाय, खत्म। ठीक है, तो सिंपल हो जाता। अभी इसमें क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? एंगल घुमा के पूछ सकते हैं, बराबर 90 डिग्री दे सकते हैं कि ये एंगल कितना बन रहा है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो 45 का एंगल बनेगा, ये 45 45 90 बन जाएगा, राइट? तो आप निकाल सकते हो, एक r है तो दूसरा कितना हो जाएगा, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन घुमा भी सकते हैं। ओके, बताओ इसका क्या आएगा आंसर? मैक्सिमम फ्लक्स वर्ड यूज किया है थ्रू द क्यूब। मैक्सिमम फ्लक्स के लिए मुझे बताओ कंडीशन क्या होगी? चलो इसमें भी वही सेंटर से पास होना चाहिए। हाँ, इसमें कहाँ सेंटर? सेंटर वही नहीं। मैक्सिमम फ्लक्स कैसे मिलेगा मुझे? मैक्सिमम फ्लक्स तभी मिलेगा जब मेरा वो मैक्सिमम रॉड उसके अंदर होगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड उसके अंदर होगा। अगर मैं ऐसे सीधा या ऐसे डालूं तो नहीं होगा, वो डायगनली होगा। कैसा होगा? कैसा होगा? डायगनली। ठीक है, तो आपको उसका डायगनल निकालना है, कितना है, एंड देन जस्ट सॉल्व करना है। अब डायगनली कौन सा लोगे? यहां से यहां तक का, राइट? ओके, तो यहां से यहां तक का ऐसे डायगनल जाएगा हमारा। ओके, इधर से नहीं पास हो रहा है, पीछे वाले से, समझ रहे हो? क्यूब है ना, तो डायगनल इस एंड से इस एंड के थ्रू निकलेगा, वो तो निकला ऐसे। ठीक है, साइड कौन सा लिखेंगे? हाँ, तो अब इधर डायगनल है तो बनाओगे कैसे? बेस तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? अच्छा देखो, ये ऐसा गया, ये अच्छा, ये सामने वाला अगर फेस होता तो डायगनल ये हो जाता, सीधा मैं इस लेंथ को लेता, इस लेंथ को लेता, काम खत्म हो जाता, पर ये तो ऐसा गया है, तो क्या होगा फिर? अभी इसको एक्सटेंड कर देगा। इसका ऐसा सम, देखो ऐसा सम कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, ये मैंने करवाया था, आपको याद है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करवाया था ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करा था, जब भी हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस, तभी करवाया था। ठीक है, तो यहां से आप इसको जोड़ दोगे, बराबर? देखो, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इधर 90 डिग्री बन गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये साइड कितना है मेरा? L है, ये साइड कितना है? √2L है। कैसे √2L हो गया? ये L, ये L, तो ये हो गया √2L, ये L, ये √2L, तो बताओ डायगोनल कितना हो जाएगा फिर? L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2L विल गिव यू √3, तो √3L, हाँ, √3L विल बी योर दिस व्हाट, डायगोनल, तो डायगोनल हो जाएगा आपका √3L। अच्छा, √3L आपका डायगोनल हो गया, बराबर, तो वो आपका लेंथ हो गया, वो आपका क्या हो गया? लेंथ हो गया। तो फिर से यही फॉर्मूला अपना, लैम्बडा इंटू √3L, तो लैम्बडा इंटू √3L बाई एप्सिलॉन नॉट विल गिव यू दी आंसर। ठीक है, देखो कई बार फिर डायरेक्टली हो जाए, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। ठीक है, यस, ठीक है। ये नहीं समझा, इसमें ना फिगर आपको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। एक सेकंड, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, फिर हम आगे देखते हैं। फिगर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिगर में क्या है, देखो अभी आप ये इरेज कर दो क्या? देखो फिगर ना ऐसा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और इधर से लेता हूं तो शायद बन जाए। ये क्यूब मेरा ऐसे है, अभी ये इधर जुड़ गया, ये इधर जुड़ गया। मुझे ना डायगोनल जैसा चाहिए, कहां से? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे जाएगा वो, समझ में आया बात? अंदर से, तो मुझे इसका लेंथ निकालना है यहां से यहां तक। अब इसका लेंथ मैं कैसे निकालूंगा? ये तो अंदर से गया हुआ है, इसके लिए ये 90 डिग्री बन रहा है ऐसे, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लूंगा। अब ये मेरा बन गया
पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 90 बना। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे? हाँ, तो देखो ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये L है, ये L है, तो ये हो जाएगा √2L डायगोनल, और ये L है तो आपको ये मिल जाएगा फिर, राइट। तो क्या हो जाएगा? L² प्लस √2L दी, सॉरी, हाँ, √2L दी होल स्क्वायर। तो दिस विल गिव यू L² प्लस 2 टाइम्स ऑफ L² दैट इज 3L²। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था, मतलब इसका स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो √3 ऐसे बच जाएगा और L बाहर आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो हो गया मेरा √3L, मतलब ये मुझे लेंथ मिल गया। और आपको जब लेंथ मिल गया, इसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल गया, डिवाइड बाय एप्सिलॉन कर दो, आपको फ्लक्स मिल जाएगा। हो गया काम खत्म, ठीक है। सो दैट विल बी द मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू दी कॉइल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, वी विल एंड हियर ओनली। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा दैट विल बी एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। चलो।